तो कल के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 1.6 को सोल्व किया था, कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे विविध उदाहरण, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास 10th में इच्छिक होती थी ना, इच्छिक एक्सरसाइज होती थी लास्ट में। जैसे आपको याद हो 2.4 जो थी वो इच्छिक थी, याद है? दूसरे चैप्टर की सबसे लास्ट वाली एक्सरसाइज वो इच्छिक होती थी, है ना। उसका मतलब आप करना चाहें तो कर लें, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता था। करना चाहें तो कर लें, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता था। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि जो विविध उदाहरण है और विविध प्रश्नावली है ये इच्छिक है। ये इच्छिक नहीं है, इनको करना जरूरी है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, पूरा चैप्टर एक तरफ, प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 1.6 तक, ये सारा एक तरफ कर दो। और लास्ट की दो एक्सरसाइज, विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली, एक ही एक्सरसाइज है। उदाहरण और प्रश्नावली एक तरफ कर दो, इतना भार है इनका, है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? तो विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली, ये दोनों आपने करनी ही करनी है, हर एक चैप्टर की करनी है। समझ में आ गई? और आप ये मत समझिएगा कि यार इसके सारे क्वेश्चन जो हैं आप खुद ब खुद कर पाएंगे। खुद ब खुद नहीं कर पाएंगे, कोशिश कीजिएगा खुद ब खुद करने की। लेकिन ना निकले तो ये मत समझिएगा कि यार ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं निकल रहे, ऐसा मत समझिएगा। क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हाई लेवल के होते हैं, उसमें आपको टीचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो करें शुरू फिर। चलो, एग्जाम्पल नंबर 28 देखो आप क्या कह रहा है। ये है जी। पहले आप इसको खुद ब खुद सोल्व करके देखो, हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और उसके बाद फिर आप इसका आंसर देख लेना। वीडियो पॉज करो और खुद ब खुद सोल्व करो। देखो मैं यहाँ से आपको करवा देता हूँ। कह रखा है कि दिखाइए कि शब्द कैटरैक्ट, एक शब्द है कैटरैक्ट, ठीक है, इसके वर्ण विन्यास के, वर्ण विन्यास मतलब स्पेलिंग, कैटरैक्ट की जो स्पेलिंग है ना, उसमें जिन अक्षरों का यूज किया गया उसका समुच्चय, उसका समुच्चय, उसका सेट, तथा ट्रैक्ट की स्पेलिंग में, ट्रैक्ट की स्पेलिंग में अक्षरों का, जिन अक्षरों का यूज किया गया उनका समुच्चय समान है। मतलब समझो, एक शब्द है कैटरैक्ट, तो कैटरैक्ट में किन किन शब्दों का यूज किया गया है? आप कहोगे सर सी का, ए का, टी का, है ना, और अपना आर का, ठीक है, इन्हीं का यूज किया गया है। CATR, इसकी स्पेलिंग में कौन कौन से अक्षर यूज हैं? CATR, यही तो यूज है, बाकी तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो सेट है, इनका जो सेट है, और ऐसे ही इस शब्द के अंदर कौन कौन से अक्षर यूज हो रहे हैं? आप कहोगे जी इसके अंदर यूज हो रहा है अपना TRAC, है ना, टी तो रिपीट हो रहा है ना। तो हमसे पूछा है कि क्या इन दोनों का समुच्चय बराबर है? ये वाला सेट और ये वाला सेट बराबर है कि नहीं है? बताओ भाई, है कि नहीं है? बराबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। इन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सेम है, इसलिए क्या है, ये बराबर है ना। ऑर्डर तो मायने करता ही नहीं है, तो ये बराबर है। ठीक है, अब लिखोगे कैसे वो देख लो बस। देखो जी, लिखेंगे किस तरीके से, हम कहेंगे पहले कैटरैक्ट की बात करते हैं। CATARACT, कैटरैक्ट के वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय, ये लाइन लिख रहा हूं मैं, के अक्षरों का समुच्चय। वर्ण विन्यास का मतलब होता है स्पेलिंग। कैटरैक्ट की जो स्पेलिंग है ना, उसमें जो अक्षर यूज हुए हैं उनका समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय। कौन कौन से अक्षर यूज हुए हैं इसके अंदर? इसके अंदर यूज हुए हैं CAT और R। बाकी तो इन्हीं से मिलकर बनी है स्पेलिंग, है ना। ये रिपीट हो के ऐसे बना रहे हैं, तो इसका समुच्चय क्या कहलाएगा? CATR, ये इसका समुच्चय बन गया। ठीक है, ऐसे ही तुम फिर ट्रैक्ट के अक्षरों का समुच्चय बना दो। ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय, ये क्या हो जाएगा? TRAC। अब ये दोनों समुच्चय बराबर हैं, है ना। लिख देना कि ये समुच्चय बराबर हैं। ये समुच्चय क्या है? बराबर हैं या फिर समान हैं। क्यों है इसका रीजन भी दे देना। क्योंकि, क्योंकि इनके अवयव,
इनके अवयव, अवयव मैंने इनके अंदर जो एलिमेंट है ना, इनके अंदर जो एलिमेंट है वो समान है। अवयव सेम है, सेम मतलब समान ही बोलते हैं हिंदी में, है ना। इनके जो अवयव हैं वो क्या है, सेम है। ठीक है, जो एलिमेंट इसमें है, जो एलिमेंट इसमें है, वो दोनों दोनों क्या है, सेम है। इनके अवयव समान है, ऐसे लिख देना। बात समझ में आ गई? हो गया। ठीक है। और 11th क्लास में आप लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए कि यार किस तरीके से लिखना है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, और आप उसको कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि यार जो लैंग्वेज मैंने यूज़ की भाई, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, क्वेश्चन को समझना मैटर करता है 11th में। 10th में तो लैंग्वेज मैटर करती थी, ज़्यादा मैटर करती थी कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं क्वेश्चन को, ये ज़्यादा मैटर करता था। 11th में मैटर करता है कि आप क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे, ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है ना। चलिए, ये एग्जाम्पल हो गया। 29वां एग्जाम्पल देखिए आप। देखो भाई, क्या बोला है कि समुच्चय -1, 0, 1, ये जो एक समुच्चय दे रखा है, इसके सभी उपसमुच्चयों की सूची बनाइए। इसके अपने ना सभी उपसमुच्चय बनाने हैं। ठीक है, उपसमुच्चय क्या क्या होंगे इसके भाई, देखें। तो जब आप उपसमुच्चय बनाते हैं तो एक फॉर्मूला होता था 2n, याद है, करवाया भी था मैंने। 2n का मतलब, जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो तुम लिखोगे 2 की पावर 3, कितना हो गया 8। यानी इसके जब मैं सबसेट बनाऊंगा, उपसमुच्चय बनाऊंगा, तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे भाई, 8। ठीक है, अब 8 कौन कौन से बनेंगे वो देखो। एक तो 5 होता ही है सबका, तो एक तो 5 बन गया। एक ये सेम का सेम लिख दो, है ना। तो दो समुच्चय तो पक्के होते हैं, एक तो 5 और एक वो सेम का सेम। ठीक है, इसके बाद एक एक करके ले लो। जैसे -1 ले लिया, फिर 0 ले लिया, फिर अपना 1 ले लिया, फिर दो दो करके ले लो। -1, 0, ये भी क्या है, इसका उपसमुच्चय है। 0, 1 उपसमुच्चय है। -1, 1 ले लो। ठीक है, हो गया। बस बन गया, 8 हो गए होंगे, देख लो, 3 3 6 और 2 8 हो गया। ये हमने क्या कर दिया, इसके, ये जो समुच्चय था इसके सभी उपसमुच्चयों को हमने लिस्ट कर दिया। हो गया हमारा काम। ठीक है, अब आ जाओ अगले एग्जाम्पल पे। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं, छोटी सी बात समझो। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ऐसे, है ना, जो कि एक प्रकार से गलत माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इसका पावर सेट बनाने को नहीं कहा है। ऐसे नहीं कहा है कि इसका पावर सेट बनाओ, समझ रहे हो ना, घात समुच्चय बनाओ, ऐसा नहीं बोला है। घात समुच्चय में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं करली। इसने कहा कि बस इसके उपसमुच्चय लिख दो, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर देखोगे, उन्होंने भी ब्रैकेट नहीं लगा रखी है। ठीक है, ये देखो, सिर्फ इन्होंने सूची बना दी, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब आ जाओ 30वें एग्जाम्पल पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 30वां एग्जाम्पल है ना, इसको ध्यान से समझना। एक बार ना समझ में 2 बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन इसको ध्यान से समझना भाई, क्योंकि इसी एग्जाम्पल के बेस पर आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, विविध प्रश्नावली है, उसमें कई क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। अगर ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, अगर ये बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी भी बराबर होंगे। का तात्पर्य है, क्या होता है का तात्पर्य है, का मतलब है कि इसका अर्थ यह हुआ। का तात्पर्य, तात्पर्य मतलब कि भाई ये आपको दे रखा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी भी बराबर होंगे। कई बार क्या होता है, का तात्पर्य है की जगह ये वाला निशान यूज कर देते हैं, है ना। का तात्पर्य है को मैथमेटिक्स की भाषा में इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। का तात्पर्य है को मैथमेटिक्स की भाषा में इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस सिंबल का और का तात्पर्य है का मतलब यही होता है कि भैया ये तो गिवन है, ये तो आपको दे रखा है, और ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको दिस इम्प्लाइज। दिस इम्प्लाइज, जब भी ये सिंबल आपको दिख जाए ना, उसका मतलब ये होता है कि पीछे वाली जो चीज़ है, इसके पीछे जो चीज़ है वो तो आपको दे रखी है। जैसे कक्षा 9वीं 10वीं में नहीं होता था क्या, एक चीज़ दी होती थी, एक चीज़ प्रूफ करनी होती थी, वो वाले क्वेश्चन है ये। तो इससे पहले वाले तो दे रखा है, ये तो गिवन हो गया, और ये हो गया टू प्रूफ, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझो।
तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या दिया और क्या प्रूफ करना है, आसानी हो जाएगी ना। तो दिया है, क्या दिया है जी हमें, हमें दिया है कि यार ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। फिर हम लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि यार ए और बी बराबर होंगे, ए बराबर होगा बी के। अब किस तरीके से सिद्ध करेंगे वो समझो। सिद्ध, देखो ये दिया और ये प्रूफ करना है। तो पहले अपन इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि कोई दो सेट ऐसे हैं जिसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी बराबर है। जैसे मान लो कि एक सेट ले लिया मैंने ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं एक दो, है ना। एक सेट ले लिया मैंने बी जिसके अंदर एलिमेंट हैं दो तीन, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं ए यूनियन बी क्या होगा इनका। ए यूनियन बी का मतलब इसको इकट्ठा करके लिख दो, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यार ए इंटरसेक्शन भी बता दो, ए इंटरसेक्शन मतलब इनका कॉमन क्या है, दो है। तो क्या यहाँ पे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी बराबर हैं, नहीं है। यहाँ पे तो अलग है, यहाँ पे अलग है, नहीं बराबर है, ठीक है। कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी बराबर हो, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, इसको तो चलो काट दिया। कुछ और लेके देखते हैं। मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट हैं एक दो, एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है लेट्स से अपना तीन चार, ठीक है। ए यूनियन बी क्या होगा, आप कहोगे जी एक दो तीन चार, है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में कुछ कॉमन है नहीं है, मतलब खाली, है ना। फाइव लिख देते हैं इसको। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं। यानी ये एग्जाम्पल भी सही नहीं बैठा। हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी क्या है, बराबर आए, ठीक है। तो देखोगे तो मान लो ए सेट ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है एक दो, एक सेट ले लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट है एक दो, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा एक दो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है जी एक दो। अब देखो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी बराबर आया कि नहीं आया, आया। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी भी बराबर होंगे। नहीं समझे। इस एग्जाम्पल की खास बात क्या थी कि यहाँ पे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं तो हमने क्या देखा कि यार ए और बी जो सेट है ना वो बराबर होंगे। मतलब जब ए और बी सेट बराबर होंगे ना तभी ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ए और बी जब सेट बराबर होंगे तभी उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अब इस बात को हमें प्रूफ करना है ना। अब आप में से कई कहेंगे सर ये एग्जांपल दे दो, कह दो कि देखो जी भाई माना कि ये ए है ये बी है और ये एग्जांपल दे के क्वेश्चन को नक्की कर दो और कह दो अतः ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी बराबर होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स का एक रूल जान लीजिए, जब भी आपसे कहा जाए ना कि इसको सिद्ध करो तब आप कोई एग्जाम्पल लेके प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है ना। सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि हर एक के लिए, हर एक ऐसे सेट के लिए, दो सेट हैं ए और बी, है ना, हर एक सेट के लिए ये बात प्रूफ करनी है अपने को, हर एक सेट के लिए। अभी तो आपने एक एग्जांपल दिया, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आपको सारे एग्जांपल्स देने हैं, सारे। आप सारे एग्जांपल आप दे नहीं पाओगे, नहीं दे सकते ना सारे एग्जांपल। तो इसलिए मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको प्रूफ करने को बोले तो आप एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, जब भी आपसे ये कहें ना कि सिद्ध करिए कि ये बात, सिद्ध करिए कि ये दोनों बराबर हैं, है ना। तो अगर ये किसी एग्जाम्पल से बराबर नहीं आ रहे हैं, किसी एग्जाम्पल से बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप वो एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सर ये एग्जाम्पल देखो ये बराबर नहीं आ रहा है ऐसा, है ना। तो वो कह सकते हैं, समझो। जिसमें आपको ये प्रूफ करना हो कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है ये प्रूफ करनी है, तो उसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो। जब आपको कोई चीज़ सिद्ध करनी है ना तो आप उसमें एग्जाम्पल नहीं ले सकते, उसको एक अलग तरीके से एक अलग मेथड से सोल्व किया जाता है। तो रुको एक बार, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो। अब तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों को, ये दोनों बराबर दे रखे हैं और हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। जब भी आपको कोई दो सेट बराबर सिद्ध करने हो ना,
जैसे आप यहाँ देखो, ए और बी को बराबर सिद्ध करना है। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में दो सेट बराबर दिखाने हो तो आप क्या करोगे, आप पहले इस सेट को, ए सेट को बी का सबसेट बताओगे। कैसे ना कैसे करके ए को बी का सबसेट दर्शाने की कोशिश करोगे। पहला स्टेप ये होता है कि आपको ए को बी का सबसेट दर्शाना है, कैसे ना कैसे करके। फिर ऐसे ही आपको बी को ए का सबसेट दिखाना है, बी को ए का सबसेट दिखाना है। समझ रहे हो, आपको प्रूफ करना है ये। अब इसको प्रूफ करने के स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप ये है कि आप ए को बी का सबसेट दिखाओगे, है ना। दूसरा स्टेप ये है कि आप बी को ए का सबसेट दिखाओगे। जब आप ये दिखा दोगे ना तो ऑटोमेटिक ही ए और बी बराबर हो जाते हैं। कैसे, अगर ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ए और बी बराबर है। ठीक है, यानी जब भी आपको दो सेट बराबर दिखाने हैं तो आप क्या करोगे, पहले ए को बी का सबसेट दिखाओगे, फिर बी को ए का सबसेट दिखाओगे, है ना। जैसे आप ये दर्शा देते हो तो ए और बी अपने आप ही क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। सेट चैप्टर में जब भी आपको किसी को बराबर दिखाना हो, जब भी क्वेश्चन आपको दे दे कि यार ये दोनों बराबर दिखाओ, है ना, तब आपने हमेशा ही ये स्टेप फॉलो करना है। पहले वाले को दूसरे वाले का सबसेट दिखाना है, दूसरे वाले को पहले वाले का सबसेट दिखाना है। जैसे आप ये सबसेट वाला काम पूरा कर देते हो तो ऑटोमेटिक ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। यानी मुझे अब मेरा जो मेन एम है वो ये है कि यार ए को बी का सबसेट दिखाऊं, बी को ए का सबसेट दिखाऊं। अब ए को बी का सबसेट कैसे दिखाऊंगा वो समझो। हमारा एम क्या हो गया, अब हमारा एम ये नहीं है कि ए को बी के बराबर दिखाना है, ये तो अपने आप हो जाएगा। अब हमारा एम ये है कि ए को बी का सबसेट दर्शाना है, ए को बी का सबसेट दर्शाना है। अब ए को बी का सबसेट कैसे दिखाऊंगा, ए बी का सबसेट कब होता है, मतलब ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है ना। तो ए को बी का सबसेट दर्शाने के लिए मैं काम करता हूँ, मैं इसके एलिमेंट्स को, जो ये सेट है ना ए, इसके सभी एलिमेंट को कुछ नाम दे देता हूँ, कॉमन नाम। लेट्स से मैंने इन सभी एलिमेंट्स को एक्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एक्स। मैंने कहा कि ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबको मैंने हर एक एलिमेंट को क्या नाम दे दिया, एक्स। ऐसे करते नहीं थे क्या, जैसे 1 2 3 ऐसा लिखा है, तो जब तुम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते थे तुम ऐसे लिखते थे ना, आपने इन सभी को एलिमेंट को एक्स नाम दे दिया था। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी है। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या कह दूंगा, माना जो एक्स है ना वो बिलोंग करता है ए से, जो उसके सारे के सारे एलिमेंट हैं वो इससे तो बिलोंग करते होंगे, तो एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए से, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो मुझे कैसे ना कैसे करके एक्स बिलोंग्स टू ए है ना, तो मुझे कैसे ना कैसे करके यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू बी लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट जो ए में हैं, अगर मैं कैसे ना कैसे करके ये दिखा दूँ कि वही सारे एलिमेंट बी में भी हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी का सबसेट है। समझ रहे हो, मेरा एम क्या हो गया था कि ए को बी का सबसेट दर्शाना है। कैसे दिखा पाऊंगा, जब मैं सारे ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ये दिखा दूं कि वो बी के अंदर भी हैं, है ना, ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, ऐसा दिखा दूंगा तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको एक्स मान लिया, तो एक्स बिलोंग्स टू ए मान लिया, और हमें अब यहाँ पे बीच में ऐसे स्टेप लगाने हैं और यहाँ तक पहुँचना है। समझ में आई, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें डीपली समझा रहा हूँ बेटा, एक बार में क्या होता है ना समझ में आए। ठीक है, लेकिन समझाना ज़रूरी है। ठीक है, चलो, तो हमें पता चल गया कि हमने ये मान लिया। अब हमें कहाँ जाना है वो हमें पता चल गया कि हमें कैसे ना कैसे करके एक्स बिलोंग्स टू बी दिखाना है। यहाँ पे कैसे दिखाऊंगा वो समझो, एक्स बिलोंग्स टू ए तो दिखा दिया, बी कैसे दिखाऊंगा, तो जो दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमें दिया है ए यूनियन बी। ठीक है, अब ध्यान से समझो, अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो गारंटी बात है कि एक्स जो है वो यूनियन में भी बिलोंग करेगा। अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो एक्स जो है वो यूनियन में भी बिलोंग करेगा। आपको ऐसे कैसे, समझो ध्यान से, एग्जाम्पल लेके समझ लो या फिर आप वेन डायग्राम से समझ सकते हो। मान लो ये अपना एक वेन डायग्राम है ना। अब कोई एलिमेंट जो है वो ए में बिलोंग करता है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ये हमारा ये वाला। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट है वो इसके अंदर लिखे गए हैं, इसके अंदर लिखे गए हैं, ए के अंदर लिखे गए हैं। तो मैं कह सकता हूँ ना कि जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के अंदर लिखे गए हैं और जितने भी एलिमेंट हैं वो ए यूनियन बी के अंदर लिखे गए हैं। गलत तो नहीं कहा। जैसे मान लो कि इसके अंदर 5 लिखा है तो मैं क्या कहूँगा, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 जो है वो इस ए के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मैं ऐसे ही तो कह सकता हूँ ना कि 5 जो है वो ए यूनियन बी में भी लिखा हुआ है। दोनों बात सेम ही तो है, गलत तो है ही नहीं कि भाई जो एलिमेंट ए के अंदर है वो एलिमेंट गारंटी बात है यूनियन में भी होगा ही होगा। इंटरसेक्शन में जरूरी नहीं है, क्योंकि अब मैं ऐसे थोड़ी लिख सकता हूँ कि 5 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में है, जरूरी थोड़ी है। 5 तो यहाँ पे है, इंटरसेक्शन तो यहाँ पे है ना।
लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 5 ए यूनियन बी में है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी, मैंने कहा कि यार एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है, ये मैंने मान लिया। ठीक है, अब एक्स जो है वो यूनियन में बिलोंग करेगा करेगा, गारंटी बात है। समझो यहाँ पे 5 जो है वो ए में बिलोंग करता है, सही बात है। मैं ऐसे ही तो कह सकता हूँ कि 5 जो है वो ए यूनियन बी में भी बिलोंग करता है, करता ही है। ठीक है, अब देखो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी को, मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। रीजन दे देंगे क्योंकि ए यूनियन बी जो है वो बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के। ये जो मैंने 3 बिंदु लगाई ना, जब हम ऐसे बिंदु लगाते हैं तो इसका मतलब होता है क्योंकि, और जब हम ऐसे बिंदु लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इसलिए। क्योंकि और ये इसलिए, मैथमेटिक्स की भाषा है ये। बात समझ में आ गई? वापिस समझो हमने क्या कहा, थोड़ा ध्यान से समझना, मैं थोड़ा वापस डीपली समझा देता हूँ। देखो भाई, मैंने कहा मुझे क्या दर्शाना था, मुझे ए और बी को बराबर दर्शाना था। अब ए और बी बराबर कब होते हैं, जब मैं ए को बी का सबसेट दर्शा दूँ, बी को ए का सबसेट दर्शा दूँ। यानी मेरा पहला काम यह है कि मैं कैसे ना कैसे करके ए को बी का सबसेट दर्शाऊं। अब ए को बी का सबसेट दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ए के सभी एलिमेंट्स को बी के अंदर बताना पड़ेगा। मुझे कैसे ना कैसे करके ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, तभी ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैंने एक्स नाम दे दिया, कॉमन नाम दे दिया एक्स। तो मैंने कहा कि जो एक्स है वो ए के सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, अगर एक्स जो है वो ए से बिलोंग करता है तो ये वो यूनियन से भी बिलोंग करेगा। तो यूनियन जो है इंटरसेक्शन के बराबर दे रखा था, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो, एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में। पेन डायग्राम से समझना, एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में। तो एक्स को मैं कहाँ पे लिखूंगा बताना, ए इंटरसेक्शन बी हमारा यहाँ होता है ना। जो एक्स है, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे यहाँ बिलोंग करते हैं। वो सारे के सारे कहाँ बिलोंग करते हैं, यहाँ बिलोंग करते हैं। मान लो कि वो 5 है, 5 यहाँ बिलोंग करता है। मैं क्या कहूँगा, 5 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, 5 ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग करता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 5 जो है वो बी में भी बिलोंग करता है। गलत तो नहीं लिखा? 5 अगर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होगा कि 5 जो है वो बी में भी बिलोंग करता ही करता है ना। ऐसे भी कह सकता हूँ कि 5 ए में बिलोंग करता है, ऐसे भी कह सकता हूँ, ऐसे भी कह सकता हूँ कि 5 बी में बिलोंग करता है। दोनों चीज़ कह सकता हूँ। ठीक है, यानी कोई एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बी में भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सी बात है, समझे। एक्स बिलोंग्स टू ए था, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होगा ही होगा। ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन भी लिख सकता हूँ। अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो इस सेट में भी बिलोंग करेगा, बी में भी बिलोंग करेगा। तो मैंने लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या शो कर दिया, देखो ध्यान से, मैंने शो कर दिया कि एक्स के ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे एलिमेंट बी में भी बिलोंग करते हैं। समझे, जितने भी एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी बिलोंग करते हैं। समझे, ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए सेट के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा, है ना। तो लिख दो, तो ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। यहाँ से हमें पता चल गया। क्लियर होगी? या फिर आप ये वाला निशान लगा सकते हो, ये वाला निशान, दिस इम्प्लाइज का। ठीक है, दिस इम्प्लाइज का निशान क्या बता रहा है कि भैया एक्स ए में बिलोंग करता था, एक्स बी में बिलोंग करता था, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी का सबसेट हो गया। ठीक है, यानी ये हमने काम कर दिया, ये वाला जो काम था ये कंप्लीट हो गया। अब कैसे ना कैसे करके मुझे बी को ए का सबसेट दर्शाना है। मुझे बेटा जी किसको दर्शाना है, बी को ए का सबसेट दर्शाना है। अब वो किस तरीके से दिखाऊंगा वो समझो। ठीक है, देखो एक काम तो खत्म हो गया, है ना। ए को बी का सबसेट दर्शा दिया, अब मुझे बी को ए का सबसेट दर्शाना है। बी को ए का सबसेट दर्शाना है, वो कैसे दिखाऊंगा, सेम ऐसे ही करेंगे। बी को ए का सबसेट दर्शाना है तो इसका मतलब क्या क्या करना पड़ेगा मुझे, बी के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ये बताना पड़ेगा कि वो ए के अंदर भी हैं, है ना। अब बी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैं वाई नाम देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैंने कॉमन नाम दे दिया वाई। ठीक है, अब आप कह सकते हैं सर इनको एक्स नाम क्यों नहीं दिया। एक्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसके सभी एलिमेंट को मैंने एक्स मान लिया था ना, तो दोनों सेम हो जाते तो फिर वो तो अपने ऑटोमेटिक ही बराबर ही हो जाती है ना। तो इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, इसके जितने भी एलिमेंट है उसको मैंने वाई नाम दे दिया। माना वाई बिलोंग्स टू बी, इस बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको क्या नाम दे दिया, वाई। तो वो वाई जो है वो बी के अंदर बिलोंग करेंगे, जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर बिलोंग करेंगे। अब सेम चीज़ यहाँ पे, वाई अगर बी के अंदर बिलोंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है वाई जो है वो यूनियन के अंदर बिलोंग करेगा, है कि नहीं। नहीं समझे, जैसे समझो,
जो एलिमेंट इस बी के अंदर बिलोंग करते हैं, जो एलिमेंट इस बी के अंदर बिलोंग करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ना कि वो एलिमेंट जो है वो इस यूनियन के अंदर भी है। जैसे 5 जो है, 5 जो है वो बी के अंदर है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना 5 जो है वो यूनियन के अंदर भी है। सेम ही चीज़ हुई। ठीक है, अब मैं कह दूंगा वाई जो है वो बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन ए से। क्यों? क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर दे रखे हैं, इसलिए कह रहा हूँ। बी यूनियन ए, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर दे रखा है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, वापस बनाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। जो वाई है वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे बना देता हूँ, यानी जो एलिमेंट है ना वो इसके यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मान लो कि इसके अंदर बी सेट के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, 4 और 5। तो 4 और 5 जो हैं वो इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करते हैं। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि 4 और 5 जो हैं वो बी के अंदर बिलोंग करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करते हैं, या फिर बी के अंदर बिलोंग करते हैं, बात तो एक ही होगी। ठीक है, ऐसे में ऐसे भी कह सकता हूँ कि 4 और 5 इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो ए के अंदर भी बिलोंग करते होंगे। ऐसे ही कह सकता हूँ, समझ में आई? तो मैं क्या कह दूंगा कि वाई जो है वो बी के अंदर भी बिलोंग करता है, लेकिन बी के अंदर तो पहले लिखा हुआ था, तो मैं अब यहाँ पे ए लिख देता हूँ कि 4 और 5 जो है वो इंटरसेक्शन के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 और 5 ए के अंदर भी बिलोंग करते होंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आ गई? अब देखो हम चले कहाँ से थे, हमने कहा था कि वाई जो है बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसको वाई कहा था, कि वाई जो है वो सारे के सारे एलिमेंट बी के हैं। तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए के अंदर भी हैं, बी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ए के अंदर भी, हमने ये बता दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी है वो ए का सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी है वो ए का सबसेट है। बात क्लियर होगी? ठीक है, देखो वापस समझना, हम चले कहाँ से थे, यहाँ से, पहुँचे कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी जो है वो ए का सबसेट है। अब इसको कह दो तुम एक, इसको कह दो तुम दो। ठीक है ना, एक व दो से हम क्या कह सकते हैं, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख दो, एक व दो से मैं क्या कह सकता हूँ कि ए और बी क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना होता है। वापिस समझो, क्या चीज़ सोल्व करनी है और क्या चीज़ दे रखी है, पहले उसको देखो। अब तुमने देखा कि यार क्या चीज़ सोल्व करनी है, मुझे ए और बी को बराबर दिखाना है। अब ए और बी को बराबर कैसे दिखा सकता हूँ, उसका स्टेप सोचो तुमने कि यार दो सेट को बराबर कैसे दिखा सकते हैं। अगर मैं ए को बी का सबसेट दर्शा दूँ, बी को ए का सबसेट दर्शा दूँ, तो ए और बी बराबर हो जाएंगे। ये बात तुमने सोची। फिर तुमने सोचा कि यार ए को बी का सबसेट कैसे दर्शा सकते हैं। ए को बी का सबसेट कब कहते हैं, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, है ना, तब हम कहते हैं एक ए बी का सबसेट है। तो तुमने उसके हिसाब से काम किया, तुमने ना इसके सभी एलिमेंट को एक्स मान लिया, फिर इसको कैसे न कैसे करके बी के अंदर भी दर्शा दिया, है ना। जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए था, तुमने एक्स बिलोंग्स टू बी भी कर दिया, जैसे ये कर दिया ए बी का सबसेट हो गया। ठीक है, ये काम हो गया। ऐसे फिर तुमने ये वाला काम किया, बी ए का सबसेट है। ठीक है, जैसे तुमने ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है दर्शा दिया, ये और भी अपने आप ही बराबर हो गए। समझ में आ गई? ये क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में नहीं आता है, अगर नहीं समझ में आए तो वापस देख लो। ठीक है, वापस देख लो, 2-3 बार देखोगे फिर जाके समझ में आएगा, और इसके बाद ही अगले क्वेश्चन पे जाना। अदरवाइज अगला क्वेश्चन जो है वो आएगा नहीं समझ में। समझ में आ गई? चलिए, अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 31। एग्जाम्पल नंबर 31। हाँ, इसके अंदर भी हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा। हमें यहाँ पे भी देखो बराबर प्रूफ करना है, इसको इसको हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, तो सेम चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे सेम के सेम करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है, अब कैसे करें, करवाएं या ना करवाएं? इसको आज नहीं करवा, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, सिंगल क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें बराबर प्रूफ करना हो, तो वो वाला करवा देता हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो बराबर वाला क्वेश्चन ये रहा, लेकिन वही पावर सेट वाला है, वो एक अगले एग्जाम्पल कराने के बाद ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है ना। तो तुम्हें प्रूफ करना है कि बी और सी बराबर आवश्यक रूप से नहीं होते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि बी और सी बराबर होंगे। ये तुम्हें प्रूफ करना है कि ये दोनों बराबर होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है।
तो जब भी मैथमेटिक्स में ऐसा आ जाए ना कि ये प्रूफ करो कि ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, तब तुम एग्जाम्पल से सोल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन को तो है तुम किसी एग्जाम्पल की मदद से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा बोलता कि ये दोनों बराबर हैं, ऐसा प्रूफ करो, तब तुम एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं कर सकते थे। ये चीज़ होती है। ठीक है, चलिए इसके अंदर और जो क्वेश्चन है वो कराने वाले अभी तो है नहीं, है ना, धीरे धीरे कराऊंगा। अभी फिर वो लेंथ ही पड़ेगा तुम्हें। चलो, ये जो 3 एग्जांपल मैंने कराए हैं ना, तीसरे एग्जांपल को एक बार वापस देख लो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो इसकी। ये जो एग्जांपल है ना, ये वाला, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। बस आज हम 3 एग्जांपल करते हैं, कल जो है मैं 31वां एग्जांपल कराऊंगा। लेकिन 31वां एग्जांपल तब समझ में आएगा जब तुम 30वें को अच्छी तरह से समझ लोगे। ठीक है, खुद ब खुद प्रैक्टिस करो, खुद ब खुद क्वेश्चन निकालो। हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये कर लो और कल मिलते हैं फिर। ठीक है जी, चलिए, बाय।